सो आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th पहला चैप्टर जीव जगत। तो किसी भी चीज़ को जीव यानी कि सजीव या फिर निर्जीव कहने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनके बेसिस पे ही हम उन्हें सजीव या फिर निर्जीव कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ इन्हीं सब बातों को डिस्कस करना है। तो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें कितना बेसिक क्लियर है, कितना बेसिक समय आता है। इससे पहले जब हम 11th शुरू कर रहे हैं तो बेहतर है कि हमारी बेसिक्स क्लियर हो। तो हम शुरू करेंगे बिल्कुल डेफिनेशन, साइंस के डेफिनेशन से। तो क्या है साइंस या विज्ञान, क्या है, किसे कहेंगे साइंस? तो इसके बारे में आप लोग हमेशा से पढ़ते आए होंगे साइंस का परिभाषा। तो देखिए, सबसे जो मूल यानी कि सबसे बेसिक डेफिनेशन साइंस का हो सकता है वो है कि किसी भी चीज़ के यानी किसी भी पदार्थ, किसी भी चीज़ के बारे में जानना कि उसकी उपस्थिति क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसकी क्रिया क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे ठीक। तो विज्ञान और प्राकृतिक दुनिया की वो व्यवस्थित अध्ययन है जिससे मनुष्य अपने अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त करता है। चाहे तो हम इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी परिभाषा, कि विज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी उत्पत्ति, क्रिया एवं रचना के बारे में अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो लेकिन सबसे जो बेसिक, सबसे जो बेसिक डेफिनेशन हो सकता है वो यही है जो आप लोग पढ़ते हैं होंगे। तो बेहतर है कि आप उसी के साथ कंटिन्यू करें। ठीक। अब देखिए, जैसे ही विज्ञान में हम पढ़ना शुरू करेंगे तो विज्ञान के भी कई सारी शाखाएं हैं। जैसे इससे पहले आप 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ के आए होंगे 11th में। तो यहाँ पे बेसिक आपको जब साइंस पढ़ रहे हैं तो बेसिक साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। वो अपना अपना चुनने का एक तरीका है। तो देखा, अब हम साइंस को उनके भागों में बांटते हैं। इससे पहले जो आधुनिक विज्ञान है, इनके जनक हम कहते हैं गैलीलियो गैलीली को। तो हम यह लिख लेते हैं।
पॉज करके इसे लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस के उनके प्रकार, उनके भेद के बारे में, वो कितने, उन्हें कितने भागों में बांट सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक, देखिए इससे पहले आप साइंस को 3 भागों में बांट के पढ़े होंगे, लेकिन हकीकत है कि साइंस को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक जिसमें हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, एक जिसमें हम निर्जीव चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे सजीव विज्ञान या फिर लिविंग साइंस। और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग यानी निर्जीव। ठीक, तो जैसा नाम है, इस नाम से ही हम एक इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि जो सजीव विज्ञान है, इसमें हम सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें हम सजीवों के बारे में पढ़ेंगे वो तो स्वतः जीव विज्ञान ही कहलाएगा, क्योंकि हम इसमें जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत अब हमें मिलेगा जीव विज्ञान। ठीक, अब देखिए निर्जीव विज्ञान, इसमें जब एक जीव विज्ञान हो गया तो बच गया कौन, रसायन शास्त्र और भौतिकी। तो ठीक है, इन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हो जाएगा हमारा रसायन शास्त्र और दूसरा हो जाएगा भौतिकी। भौतिक शास्त्र, इसे हम केमिस्ट्री कहते हैं उसे, और इसे फिजिक्स। काफ़ी बेसिक है फिर भी। ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें देखिए, इन तीनों को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स है, थर्मोडाइनमिक्स, इनमें इनमें क्या है कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता होता जाएगा। तो लेकिन जीव विज्ञान में जो, जैसे कि अभी हम 11th 12th करेंगे, तो इसमें जो है जीव विज्ञान में हमें 2 चीज़ें मिलेगी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो ठीक है, हम इसे भी 2 भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। ठीक, आप इसे उतारिए, फिर हम हर एक का डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम सिर्फ जीव विज्ञान के बारे में ही आगे बढ़ते हैं, जो बायोलॉजी है उसमें आगे बढ़ते हैं। जो रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, इनके बारे में आप इन सब्जेक्ट में आगे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बेहतर है कि हम उस पर काम करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, बिना टाइम बर्बाद किए। तो चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान से। ठीक, तो क्या है जीव विज्ञान, क्या है बायोलॉजी। जो इसका डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हैं आए होंगे कि जीवों के बारे में पढ़ना, सजीव चीज़ों के बारे में पढ़ना ही जीव विज्ञान कहलाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, और इसे ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ, कि सजीवों के बारे में, पृथ्वी पर सजीवों के बारे में अध्ययन करना का, इसका सिंपल डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि जीवों के बारे में अध्ययन करना। तो हम लिखते हैं
तो इसका सबसे बेसिक डेफिनेशन या परिभाषा यही हो सकता है। ठीक, आप चाहे तो इसे बड़ा करके आप कुछ भी लिख ले, पर इसका मतलब जो है वो बस इतना सही है कि सजीवों के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, चलिए अब जीव विज्ञान के बारे में हम और भी चीज़ पढ़ रहे थे कि जीव विज्ञान 2 भागों में बटी होती है। इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो ठीक है, तो जंतु विज्ञान के बारे में अगला हमारा टॉपिक होगा जंतु विज्ञान। रुकिए वेट। जीव विज्ञान के बारे में हम लिख चुके हैं, लेकिन हमने ये नहीं लिखा है कि जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं। तो आइए पहले इसे लिखते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक हम एरिस्टोटल या फिर अरस्तु, उन्हीं का नाम है, बस लोगों ने एरिस्टोटल को अरस्तु कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, तो जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान सबसे सिंपल सी परिभाषा कि जंतुओं विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम जंतु विज्ञान कहेंगे। एनिमल्स, तो जिस साइंस के जिस भाग में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहेंगे, और जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें वनस्पति विज्ञान कहेंगे। ठीक, आप जब जंतु विज्ञान के बारे में लिख चुके हैं तो एक चीज़ और लिखते हैं जंतु विज्ञान के बारे में कि जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहते हैं। तो ठीक है, लिखते हैं जंतु विज्ञान के जनक भी हम एरिस्टोटल या फिर अरस्तु को ही कहेंगे। ठीक है, तो लिखिए, आप लिखिए वनस्पति विज्ञान। हाँ, लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें कहेंगे, तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक, ये ग्रीक के रहने वाले थे, इनका नाम भी कुछ वैसा ही है, तो लिखते हैं तो इनका नाम था थियोफ्रेस्टस। आप लिखिए। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही था कि इस चैप्टर का नाम था जीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें हमें जानना है कि जीव क्या है और सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। तो जीव के 2 भाग हो गए, सजीव या फिर निर्जीव। तो किसे कहेंगे सजीव और किन्हें कहेंगे निर्जीव। ठीक है,
तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि टोटल 7 पैरामीटर्स है, 7 आधार है, जिसके बेसिस पे ही हम किसी को भी सजीव या फिर निर्जीव कहेंगे। तो आइए इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे ठीक है। चलिए ठीक है। तो टोटल ऐसे 7 पैरामीटर्स हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। चलो, इसमें सबसे पहली बात है कि जो सजीव होगा उनमें ग्रोथ होगा, उनमें वृद्धि होगा। दूसरी बात कि जो सजीव है वो कम से कम एक कोशिका का बना होगा। एक कोशिका से कम कोई भी जीव अगर एक कोशिका से कम का है तो उसे हम निर्जीव ही मानेंगे। इस बात को आप नोट कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी जीव जो एक कोशिका से कम का है वो निर्जीव है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है विषाणु यानी कि वायरस। वायरस कुछ खास नहीं, बस एक जीनेटिक यानी आनुवंशिक पदार्थ है जो कि किसी भी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है तो उसे प्रभावित करके उसका जेनेटिक मटेरियल हटा करके अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंसर्ट कर देता है, डाल देता है, जिससे कि वो पूरा कोशिका वायरस के लिए काम करने लगता है। तो अगला हम लिखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन की एक कोशिका दूसरी कोशिका से कैसे जुड़ी है, कैसे अपना आकार बढ़ा रही है, कैसे अपनी संख्या को बढ़ा रही है, इन सब चीज़ों के बारे में। अब तीसरी बात कि मान लीजिए कोई जीव है, उनके शरीर में वृद्धि हो रहा है, कोशिकीय संगठन हो रहा है, तो अगला टॉपिक आता है, अगला जो टॉपिक है वो है कि मूवमेंट यानी, और दूसरा है लोकोमोशन, गति और चलन, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाए, स्थानांतरण कर पाए, या फिर अपने शारीरिक गति को कर पाए। जैसे हाथ का हिलना ये एक गति है, लेकिन इस स्थान से इस स्थान तक आना ये एक चालन है। ठीक, एक चीज़ मूवमेंट क्या है और लोकोमोशन क्या है, यानी गति और चालन क्या है। तो इस चैप्टर के अंत में जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इंसान मानव के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से उस आखिरी इकाई में, तो हम देखेंगे कि गति और चालन एक दूसरे से अलग क्यों है और क्या है चालन। जब हमारा शरीर गति या फिर चालन करता है तो उसके अंदर क्या क्या क्रियाएं होती है, मांसपेशी में क्या क्रियाएं होती है, उनके कोशिका द्रव में क्या बदलाव आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, ठीक। अगला है प्रजनन। प्रजनन का बस एक ही उद्देश्य है, एक ही मतलब बनता है कि अपनी प्रजाति यानी जनजाति की संख्याओं को या तो बराबर रखना या फिर उसमें बढ़ोतरी करना। और सबसे आखिरी आता है डेथ यानी कि मृत्यु। तो किसी भी चीज़ को सजीव कहने के यही 7 कारण है, यही 7 टोटल आधार है जिसके
बेसिस पे हम किसी को भी सजीव या निर्जीव कह सकते हैं कि उनमें वृद्धि होना चाहिए, उनके अंदर कोशिकीय संगठन होना चाहिए, गति चालन होना चाहिए, प्रजनन, उपापचयन, चेतना और मृत्यु। तो इन सातों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अब हम एक एक करके सब पे डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ हमारे किसी भी सजीव पे या हम पे क्या प्रभाव डालता है, कैसे समझें कि इनमें ग्रोथ है, कैसे हम ये समझेंगे कि कोशिकीय संगठन क्या कार्य कर रही है, या फिर जो उपापचयन है, चेतना है, मृत्यु है, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक, तो ग्रोथ है क्या? ग्रोथ, सजीव के अंदर ग्रोथ कहने का मतलब है उनका शारीरिक अंग में वृद्धि होना। उनके जो शारीरिक अंग में वृद्धि तब होगा जब जो एक कोशिका है, उत्तक है, जो भी है, जो शुरुआत करते हैं हम कोशिका से, जो कोशिका है उनका आकार बढ़ेगा। दूसरा कि उनके जो कोशिका है उनकी संख्या बढ़ेगी। जब कोशिका की संख्या बढ़ेगी तभी उत्तक का संख्या बढ़ेगा। उत्तक का संख्या बढ़ेगा तब जाके वो एक अंग बनाएगा, फिर अंग तंत्र, फिर एक संपूर्ण शरीर बनाएगा। जब एक शरीर बन जाता है फिर भी उनके अंदर जो है कोशिकीय संगठन होता रहता है, कोशिकीय विभाजन होता रहता है। तो वृद्धि का बेसिक दो ही मतलब हो सकता है। पहला होता है और दूसरा है ठीक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स। ठीक, तो ये आकार है, ये साइज की बात हो रही है, यहाँ पे संख्या यानी कि नंबर की बात हो रही है। ठीक, तो यही दो बेसिक चीज़ें जिसके आधार पे कोई भी सजीव अपना आकार बढ़ाता है इस तरह, या फिर उनमें वृद्धि होती है। अगला हम लिखेंगे कोशिकीय संगठन। देखिए, इस पे आगे डिस्कस करने से पहले मुझे लगता है कि हम सबको जानना चाहिए कि एटलीस्ट रिवीजन कर लेना चाहिए कि कोशिका क्या है, उत्तक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में एक थोड़ा बहुत भी अगर स्टडी हो जाए तो बेहतर रहेगा, कि हमें आगे समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे पहले हम इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि यह है क्या। ठीक है, इसका मतलब है कोशिकाओं
तो इसका बेसिक सा मतलब यही होता है कि एक दूसरे के साथ वो एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं के साथ कैसे मिली हुई है, उनमें सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरह से हो रहा है, उनकी संख्या कैसे बढ़ रही है। तो संख्या बढ़ने का मतलब है कि उनमें प्रजनन होना, चाहे वो एक विभाजन से, कोशिका विभाजन से हो रहा हो, चाहे जिस भी तरीके से हो रहा हो। तो आप इसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो कोशिकीय संगठन है, इसमें कोशिका क्या अपना अहम भूमिका निभा रही है, क्या नहीं कर रही है, किसका क्या काम है। तो पहले आप लिखें, ठीक है। तो कोशिकीय संगठन में अब हम शुरू करने वाले थे कोशिका। तो चलिए लिखते हैं कोशिका के बारे में। तो क्या है कोशिका? इसका जो आप लोग डेफिनेशन या परिभाषा याद करते हैं होंगे, कुछ उससे कुछ अलग नहीं है, पर फिर भी देख ही लेते हैं। कहते हैं तो कहता है कि जो कोशिका, ठीक है। तो ये सबसे जीवन की सबसे रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। अब आता है कि जो कोशिका है इसके कितने भाग हैं। अब एक चीज़ और, जो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक, तो किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, पर वो मृत था, ठीक है। और ये कोशिका जो कॉर्क होता है, कॉर्क मतलब जो पेड़ का जो बाहरी छाल है, उसमें से लिया गया था। और वो कोशिका मृत इसलिए थी, ऑफकोर्स वो मृत थी तो उसके अंदर जीव द्रव नहीं था, तो बिना वो जीव द्रव की कोशिका थी, परंतु उसमें कोशिका भित्ति थी, क्योंकि पादप कोशिका है तो उनमें कोशिका भित्ति होगी, तो यहाँ पे उन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित थी, ठीक है। लेकिन उनके 9 साल बाद 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, एक वैज्ञानिक थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो हम लिखते हैं ठीक। तो 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, 1674 में, रॉबर्ट हुक के 9 साल बाद, ठीक है। ठीक, तो अब है कि कोशिका के अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ सेल। तो कोशिका के कितने प्रमुख भाग हैं, ठीक। तो किसी भी कोशिका को हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं।
तो ये जो सबसे बाहरी वाला, सबसे बाहरी भाग है, इसे हम कहेंगे कोशिका झिल्ली। ठीक। फिर जैसे इसके अंदर आप अगर ये देखें तो ये गाढ़ा, बहुत ही गाढ़ा द्रव पदार्थ है, इसे हम कहते हैं कोशिकीय द्रव। अब जो ये आपको बिल्कुल केंद्र में दिख रहा होगा, इसे ही कहते हैं नाभिक या फिर न्यूक्लियस। लेकिन देखिए, जब नाभिक केंद्र में है तब इसे हम कहेंगे केंद्रक। ठीक है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। फिर है कोशिकीय द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म। फिर आता है न्यूक्लियस। डन। तो किसी भी कोशिका के 3 अवयव होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और नाभिक। ठीक। अब जब कोशिका से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें हम पाएंगे उत्तक को। तो आगे हम लिखते हैं उत्तक। ठीक है, तो कोशिकाओं के ऐसे समूह जो एक जैसी क्रिया एवं प्रतिक्रिया को दर्शाती है उन्हें हम उत्तक कहते हैं। हाँ, एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि वो उनकी रचना भी एक जैसी होती है। जब अब कोई भी चीज़ जो क्रिया एवं प्रतिक्रिया को एक जैसी क्रिया एवं प्रतिक्रिया को दर्शा रही है, तो जाहिर सी बात है उसकी रचना भी एक जैसी होगी। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि रचना एक जैसी नहीं होती है, लेकिन वो क्रिया एवं प्रतिक्रिया को एक जैसा ही दर्शाती है। जैसे कि हमारा संयोजी उत्तक, कुछ कोशिका ऐसी है जो श्वेत रक्त कण है, कुछ ऐसी है जो लाल रक्त कण है, लेकिन दोनों का काम क्या है? शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ करके रखना। दोनों वही काम करती है, लेकिन यही कि उनका बनावट और आकार अलग अलग है। कुछ अस्थि है, कुछ उपस्थि है, लेकिन काम क्या है? दोनों को, हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों को जोड़ के रखना। तो उचित परिभाषा आपको यही हो सकता है। आप जोड़ना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसका उदाहरण लिखना चाहेंगे तो इसका उदाहरण, अब इसके उदाहरण तो कई सारे हैं। चलिए हम लिखते हैं अस्थि उपास्थि एपिथेलियम
ठीक है, अस्थि, उपस्थि, एपिथेलियम, यही सब। ठीक है, तो ऊतक हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे अंग के पास। ठीक है, तो हम ऊतक के बाद हम आएंगे अंग पे। तो अंग क्या है? पॉज करो। ठीक, तो ऊतक के बाद अब हम पाएंगे अंग को। तो अंग क्या है, अब इसकी परिभाषा भी हम लिख लेते हैं। तो अंग के उदाहरण, इसके तो कई सारे उदाहरण आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे कि यकृत हो गया, वृकक हो गया, हृदय है, आदि। ठीक, तो अंग के बाद हम आएंगे अंग तंत्र पे। पॉज। ठीक, तो अंग के बाद हम आएंगे अंग तंत्र पे, यानी कि ऑर्गन सिस्टम। तो इसकी परिभाषा हम लिख से लिखेंगे। ठीक, तो बेसिक सा डेफिनेशन है, बड़ा आसान से, कि अंगों से मिलकर बनी रचना जो किसी भी कार्य को पूर्ण कर पाती है उसे हम अंग तंत्र कहेंगे। अब जैसे इसका इस उदाहरण है पाचन। अगर हमारी पाचन तंत्र, हम जो खा रहे हैं उसे पचा ही नहीं पा रहा है, उससे भोजन भोजन से जो भोज्य पदार्थ है उससे जो पोषक तत्व है उसको अवशोषित नहीं कर पा रही है, तो ये हम उसे अंग तंत्र कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारी कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आँख है, देखने में दो चीज़ों का प्रयोग होता है, आँख और मस्तिष्क का, देखो और समझो। तो अगर हमारी आँख देख पा रही है लेकिन हमारा दिमाग समझ नहीं पा रहा है, तो ये उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम अंगतंत्र नहीं कहेंगे। जब एक से अधिक अंग आपस में मिल करके किसी कार्य को पूर्ण करेगा, तभी हम उसे अंगतंत्र कहेंगे। तो चलिए इसका उदाहरण लिखते हैं। पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ठीक। अब इसे उतारिए। एक चीज़ जो शायद आप मिस कर गए होंगे, कि अंगतंत्र तो हम समझ गए, लेकिन मनुष्य में कितने अंगतंत्र होते हैं? अगर आपको ये चीज़ पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो हम उसे लिखते हैं। तो देखिए, टोटल यही 12
अंग तंत्र है जो इंसानी शरीर में पाई जाती है। अगर किसी भी इंसान को हम देखना शुरू करें तो सबसे ऊपर है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका तंत्र का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तंत्रिका तंत्र। जब मस्तिष्क के नीचे आते हैं तो हमें दिखती है आँख। तो आँख आता है इंद्रिय तंत्र में। 5 होती है इंद्रिय तंत्र: आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक, उसके नीचे हम लिखते हैं आँख के बाद आती है नाक। तो नाक से हम सांस लेते हैं, इसलिए श्वसन तंत्र। नाक के बाद मुंह। मुंह से हम भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो इसलिए हम लिखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। उससे नीचे जब भोजन का पाचन हो गया तो उत्सर्जन, इसलिए उत्सर्जन तंत्र। जब भोजन का उत्सर्जन हो गया तो जो भी पोषक तत्व है वो हमारे शरीर के हर एक हिस्से में संचार होगा, संवहन होगा, इसलिए संचार प्रणाली तंत्र। फिर उसके बाद है इंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतः प्रणाली तंत्र। तो अंतः प्रणाली तंत्र ये है जो हार्मोन्स निकालती है। अब जैसे किसी के शरीर में वृद्धि कितना होगा कितना नहीं होगा ये निर्भर करता है उसके हार्मोन्स पे, कि उसके जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे कितना हार्मोन निकल रहा है। तो जो हार्मोन्स निकल रहे हैं कहाँ से? इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतः प्रणाली तंत्र से। उसके बाद आती है कंकाल तंत्र, ये तो सबको पता है। फिर पेशी तंत्र, कंकाल के ऊपर पेशी, तो मांसपेशी के ऊपर आती है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है? ये हमें बीमारियों से, बीमार होने में, जब हम बीमार रहते हैं तो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, कीटाणुओं से, जो भी है बाहरी जीवों से। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। फिर आता है इंट्यूगमेंट्री सिस्टम, ये थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा। जैसा इसका नाम है आध्यावर्णी तंत्र। देखिए नाम जैसा भी हो, ठीक है। ये बहुत बहुत आसान सा है। ये होता है जो हमारे शरीर का सबसे ऊपरी चीज़ है, त्वचा। तो हमारी त्वचा हमारे शरीर के हर एक भाग पे है। अगर हम आँख को भी देखें, जब हम आँख बंद कर रहे हैं तो आँखों के ऊपर त्वचा आ रहा है, इसलिए वो बंद हो पा रहा है। तो इसके अंतर्गत टोटल 4 चीज़ें आएंगी, देखते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले आएगा त्वचा। ठीक, त्वचा के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो त्वचा के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, इसलिए हम लिखते हैं बाल। ठीक, अगर आप जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में पसीना बाहर आता है। तो पसीना जो बाहर आता है वो पसीने की ग्रंथि, उसके लिए एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, तो हम लिखते हैं स्वेट ग्लैंड, इसे कहते हैं। और अगला और आखिरी है, देखिए जो गर्मी का मौसम है, कभी कभी आप अगर हम ध्यान दें तो पसीने के साथ साथ क्या होता है, कभी कभी अक्सर थोड़ा बहुत चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो चिपचिपा द्रव पदार्थ, जो वो और कुछ नहीं है, बस तेल ही है। तो हम लिखेंगे तेल या फिर वसा अम्ल। ठीक, तो पहले आप इसे नोट करें। और एक रुको रुको, जो तेल है और जो एक ग्रंथि है, ये कहाँ से निकलता है? इसके लिए भी एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, जिसे बोलते हैं सीबेसियस ग्रंथि या फिर तेल ग्रंथि। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड। तो आप इसे लिखिए। ठीक, तो अब हम कोशिका, उत्तक, अंग और अंग तंत्र पढ़ चुके हैं। अब आता है अंग तंत्र के ऊपर आएगा एक शरीर। एक बॉडी या फिर शरीर किसे कहेंगे? अब देखिए यहाँ पे किसी भी जीवित शरीर या फिर मृत शरीर का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ बात हो रहा है शरीर का। तो जो शरीर का परिभाषा है वो बड़ा सरल है, लिखते हैं
चलिए इसे इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। देखिए अभी जैसे इंग्लिश है, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता था, लेकिन मैंने लिखा है ऑल, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों सिमिलर सिमिलर ही समझ में आएगा। तो ये बस देखने का तरीका है। ऑल ऑर्गन सिस्टम्स ठीक, आप इसे उतारें।